नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप भी सभी ठीक होंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि लॉकडाउन आज से लेकर 17 मई तक और बढ़ा दिया है, 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है, जो हमारे हित और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक जरूरी फैसला समझिए आप। तो आप इसकी अनुपालना करें, घर पे रहें, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें। जैसा कि मैंने आपको पिछले शॉर्ट वीडियो में बताया कि हरियाणा सरकार ने कुछ कहा था जॉब्स के लिए कि 1 साल तक कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। जो जरूरी भर्तियां हैं वो होती रहेंगी और जो सरकार अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट को देख के किस तरह से अगले 1-2 महीनों में केस आते हैं कोरोना वायरस के, उसके हिसाब से अपने डिसीजन को पलट भी सकती है। इसलिए आप तैयारी करना नहीं छोड़ें, लगातार तैयारी को करें। हम आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ग्रीक पीरियड ऑफ ज्योग्राफी। जैसा कि हमने पिछले किसी विषय के अंदर लगभग 10 से 11 लेक्चर पहले हमने ज्योग्राफिकल थॉट शुरू किया था, भौगोलिक चिंतन का इतिहास शुरू किया था, और उसमें हमने एक डायग्राम में लिखा था कि किस किस तरह से अलग अलग पीरियड्स के अंदर ज्योग्राफी का विकास होता गया। तो हमने एक लेक्चर कर लिया था प्री हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन, जो रहा प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें हमने एसिडियंस, सुमेरियंस, बेबीलोनियंस, फोनेशियंस इनकी चर्चाएं की और बताया कि किस तरह से ग्रीक से पहले भी ज्योग्राफी का छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीक कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी और ग्रीक पीरियड ऑफ ज्योग्राफी। इसे एंशिएंट पीरियड भी कहते हैं। यह जो टॉपिक है यह एमएससी के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए और यूजीसी नेट के लिए, एस्टेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये ध्यान रखें आप। एचएसएससी में इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए यह यूजीसी नेट के लिए, मास्टर डिग्री के विद्यार्थियों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि ग्रीक पीरियड को ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा माइलस्टोन माना जाता है। हम इसलिए यह बात कह रहे हैं क्योंकि ज्योग्राफी का जो विकास था, उद्भव था, वो मानते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में शुरू हुआ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से शुरू हुआ। परंतु उस समय पर ज्योग्राफी में छुटपुट काम हुए, ज्योग्राफी को दिशाहीन माना गया, ज्योग्राफी को कोई दिशा नहीं मिली। यह पहली बार हुआ जब ग्रीक पीरियड के अंदर ज्योग्राफी ने एक सही दिशा के अंदर कंक्रीट बेस के ऊपर, बढ़िया प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलपमेंट करके दिखाया, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान रहा। हम यह कह सकते हैं कि लगभग 2000 ईसा पूर्व एशियन सागर के आसपास की जो लैंड है और उसका एटमॉस्फियर है, उसका वर्णन यूरोपियन पोइट्री के अंदर भी पाया जाता है। हमारे पास आज भी ऐसे कुछ एविडेंस, लीजेंड्स और पोइट्रीज अवेलेबल हैं जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार लगभग 2000 ईसा पूर्व एशियन सागर के चारों ओर के वातावरण और वहां की जमीन को पोइट्री के अंदर दर्शाया गया। तो हम यह कह सकते हैं कि एशियन सागर से ही और ग्रीक फिलोसफर के सोच से ही ज्योग्राफी का उद्भव एवं विकास हुआ, ज्योग्राफी की शुरुआत हुई। इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों का योगदान कैसे है देखिए। जैसे इसमें सबसे पहले नाम आता है होमर, थेल्स, एनेक्सिमींडर, पाइथागोरस, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरिस्टोटल, थियोफ्रेट्स, इरेटोस्थनीज, पोलिबियस, हिपार्कस, पोसिडोनियस, इन सबका योगदान इसके अंदर रहा है। ये जो फिलोसफर और स्कॉलर के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, होमर से लेकर टोलमी तक, ये बिल्कुल ऑर्डरिंग फॉर्म में है। और इनमें से यूजीसी नेट में मैं आपको कहूँ जून 2017 के अंदर एक सवाल पूछा गया यूजीसी नेट में। सवाल क्या पूछा गया? इनमें से नाम दिए गए एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, हिपार्कस, और कहा कि इनको ऑर्डरिंग फॉर्म में लगाएं कि पहले से लेकर आखिरी तक क्रोनोलॉजिकल पीरियड में कौन कौन आया। तो आपको ये ऑर्डर बिल्कुल सही से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल यूजीसी नेट और एस्टेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये ऑर्डरिंग फॉर्म में ही सारे लिखे हुए हैं, इनको इसी तरह से आप याद करें। हम शुरू करते हैं होमर से। होमर पहले यूरोपियन पोइट की इनको माना जाता है कि यूरोप के ये पहले पोइट थे, और इनको पहला ग्रीक फिलोसफर भी कहा जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? इन्होंने 2 एपिक्स लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं। पहला है इलियड और दूसरा है ओडिसी। इन्होंने ये 2 लिखे हैं। इनके बारे में इन्होंने भरपूर कोशिश की है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने की, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करने की। होमर ने क्या और बताया? 4 टाइप्स ऑफ विंड के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि 4 प्रकार की पवनें अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने कहा कि जो
ईस्टर्न पवने हैं उन्हें इरूस कहते हैं, वेस्टर्न को जेफर्स कहते हैं, नदरन को बोरस कहते हैं और सदरन को नोटिस कहते हैं। इन चारों पवनों के प्रथम बार इतिहास के अंदर नामकरण होमर महोदय ने दिया। ये सवाल भी पूछा गया है कि 4 प्रकार के जो विंड हैं इनके अलग अलग नाम किसने दिए। ऐसा आ सकता है कि होमर ने जो ईस्टर्न विंड है उनका क्या नाम दिया, इरूस नाम दिया। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है होमर ने जो दक्षिणी पवन है उनके लिए क्या नाम दिया, नोटिस नाम दिया। और ये पवनें अलग अलग विशेषताओं की हैं, कोई इनमें शीत पवन है, कोई इनमें उष्ण पवन है, कोई इनमें रेनी पवन है। तो इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं। होमर ने पृथ्वी के शेप के बारे में भी चर्चा की। इन्होंने सर्कुलर फॉर्म बताया, पृथ्वी को इन्होंने सर्कुलर बताया और कहा गया कि एक ओशियन रिवर है, उसके मिडल में पृथ्वी है। इन्होंने यह कहने की कोशिश की कि ये एक ओशियन है और ओशियन के मध्य में पृथ्वी है, सर्कुलर फॉर्म में है। सूर्य ईस्ट से निकलता है, नदी से निकलता है, वेस्ट के अंदर नदी में ही सेट हो जाता है। फिर से सूर्य ईस्ट से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, यहाँ से अराइज होता है, यहाँ पे सेट होता है। तो ये इनका मानना था। इस विचार को होमरिक व्यूज कहा जाता है और होमरिक व्यूज को आगे चल के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट भी किया। तो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी के शेप के बारे में चर्चा की। इन्होंने सर्कुलर फॉर्म बताया पृथ्वी का। तो ये होमर का कंट्रीब्यूशन था। इन्हीं के साथ साथ आता है थेल्स। थेल्स ने अपने कॉस्मोलॉजिकल व्यूज के लिए बहुत फेमस थे। कॉस्मोलॉजिकल व्यूज से हमारा अभिप्राय यह है कि थेल्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल थिंग्स, मींस वाटर इज ए यू कैन से बेसिक नीड। इन्होंने ये कॉस्मोलॉजिकल व्यू सबसे पहले दिया, वाटर की चर्चा इन्होंने की। ये पहले व्यक्ति थे फर्स्ट टू अज्यूम अबाउट सोलर इक्लिप्स। जो सोलर इक्लिप्स है, जो वास्तविक घटना है, उसके बारे में प्रियज्यूम करने वाले ये पहले फिलोसफर थे दुनिया के। वो पहले ग्रीक फिलोसफर थे। इन्होंने अर्थ के बारे की जो शेप बताई वो होमर से अलग थी। इन्होंने कहा फ्लैट डिस्क है, फ्लैट डिस्क के समान है, फ्लोटिंग ऑन वाटर, जो वाटर पे तैर रही है। कहीं ना कहीं ये विचार होमर से मैच करते हैं। और होमर के बाद थेल्स का ही नंबर आता है, ये ऑर्डरिंग फॉर्म के अंदर है। तो ये इनका योगदान है थेल्स का। इसके बाद देखते हैं एनेक्जिमिंडर का। एनेक्जिमिंडर और थेल्स दोनों को मैथमेटिकल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। ये सवाल असंख्य बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, क्योंकि आज के हमारे चर्चा का विषय ज्यादातर फोकस हमने यूजीसी नेट पे किया है। इनमें से कुछ क्वेश्चन एस्टेट और डीएसएसबी का जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसके अंदर भी आ जाते हैं। तो एनेक्जिमिंडर और थेल्स को दोनों को मैथमेटिकल और गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका था वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ज्यादा था। ये पहले व्यक्ति थे, एनेक्जिमिंडर फर्स्ट हु प्रिपेयर्ड द वर्ल्ड मैप ऑन स्केल। पहला विश्व का मैप मापक के ऊपर तैयार करने वाले पहले व्यक्ति थे। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। और इन्होंने नोमोन का आविष्कार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ पे साइलेंट है। नोमोन का आविष्कार किया। और नोमोन क्या है? एक सन डायल क्लॉक थी। एक सन डायल क्लॉक थी जिससे सूर्य के एंगल को मापा जाता था, दिन की अवधि का पता लगाया जाता था। ये एनेक्जिमिंडर ने नोमोन का आविष्कार किया। और जो थेल्स ने कहा पृथ्वी का शेप, इन्होंने सेम कहा कि पृथ्वी फ्लैट डिस्क के समान है, फ्लोटिंग ऑन वाटर की बजाय इन्होंने एयर कहा। एनेक्जिमिंडर और थेल्स में इतना फर्क है। अर्थ फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग ऑन वाटर, अर्थ फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग ऑन एयर। ये एयर कहते हैं, ये वाटर कहते हैं। ये ओशियन रिवर के मध्य में पृथ्वी को मानते हैं। तो इनमें से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा? थेल्स एनेक्जिमिंडर गणितीय भूगोल के पिता, विश्व का पहला मैप मापक पे तैयार करने वाले। नोमोन का आविष्कार किसने किया? एनेक्जिमिंडर। इसी के साथ आता है पाइथागोरस। जैसा आप जानते हो पाइथागोरस का जो योगदान रहा वो मैथमेटिकल ज्यादा रहा है। इन्होंने मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में भी दिया है। और ग्लोब का कंसेप्ट और पहले व्यक्ति जिन्होंने सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनके रेवोल्यूशन की बात की। इसके बाद आता है हिकेटियस। हिकेटियस को ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। ये ज्योग्राफी के फादर माने जाते हैं, जिसका मूल कारण क्या है? इन्होंने जैस पीरियड्स लिखी है। और जैस पीरियड्स, हिकेटियस ने पुस्तक लिखी है जैस पीरियड्स। जैस पीरियड्स ज्योग्राफी के डिस्क्रिप्शन की जो बुक है, ज्योग्राफी की जितनी भी अवेलेबल हमारे पास प्राचीन काल से सामग्री है, उनमें सबसे पहली बुक मानी जाती है। और जैस पीरियड्स का जो शाब्दिक अर्थ है वो निकलता है वर्ल्ड मैप, विश्व का मानचित्र। जैस पीरियड्स पहली बुक अवेलेबल है
जो सिस्टमैटिक लिखी गई है, ज्योग्राफिकल व्यू के अंदर लिखी गई है, इसलिए इन्हें ज्योग्राफी के पिता का, ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। इन्होंने एक वर्ल्ड का मैप प्रिपेयर किया जिसमें एशिया, लीबिया और यूरोप को दिखाया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड का मैप तैयार करके 3 कॉन्टिनेंट की बात की, एशिया, लीबिया और यूरोप। लीबिया से हमारा यहाँ पे अभिप्राय कहने का अफ्रीका से है। तो इन्होंने, हिकेटियस कौन थे? हु लेड फाउंडेशन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन बहुत बार नेट में पूछा गया है कि प्राचीन काल में ही रीजनल ज्योग्राफी की नींव किसने डाली? हिकेटियस का नाम आएगा, क्योंकि ये जैस पीरियड जो बुक लिखी गई है कहीं न कहीं ये रीजनल ज्योग्राफी की तरफ भी इशारा करती है। इसी के बाद आता है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स जैसा आपको पता है कि इतिहास के पिता कहे जाते हैं। हेरोडोट्स की सबसे फेमस पुस्तक हिस्टोरिका है, जिसमें उन्होंने हिस्टोरिकल जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उनका जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने कुछ इंसिडेंट ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में अध्ययन किया। उन्होंने कुछ ज्योग्राफिकल परिप्रेक्ष्य के अंदर कुछ घटनाओं का अध्ययन किया। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के बारे में कोरिलेशनल स्टडी इन्होंने की। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आप ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को। यह स्टेटमेंट बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया। इन्होंने कहा ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली और हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली। हु सेड? किसने कहा कि इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिवेश में, भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक परिवेश में होना चाहिए? आंसर आएगा हेरोडोट्स। इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डेल्टा का अध्ययन किया। डेल्टा के अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति हेरोडोट्स थे। फर्स्ट हु टोल्ड कैस्पियन सी इज एन इनलैंड सी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कैस्पियन सागर है वो एक आंतरिक सागर है, इनलैंड सी है। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में दिया हुआ है, हेरोडोट्स आंसर आएगा। इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया को रेड सी से अलग माना। इन्होंने कहा कि एक तरफ एशिया है, एक तरफ अफ्रीका, और दोनों के बीच में रेड सी है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात कही कि एशिया और अफ्रीका रेड सी द्वारा विभाजित होते हैं, अलग होते हैं। इन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाया जिस तरह से हिकेटियस ने बनाया, एशिया, लीबिया, यूरोप। इन्होंने भी वर्ल्ड का मैप बनाया जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप दिखाए। यहाँ पे करेक्शन थोड़ी ही उभर के आई है, एशिया, लीबिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ये वर्ल्ड का मैप हिकेटियस से मैच करता है, बट यहाँ पे नोमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज हुआ है। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण टर्म दी है आइक्यूनेरी। आइक्यूनेरी का मतलब है कि इन्होंने यह टर्म्स वासित क्षेत्रों के लिए, बसे हुए क्षेत्रों के लिए प्रयोग की। एक बार सवाल आया, आइक्यूनेरी टर्म्स यूज्ड बाय हेरोडोट्स टू एक्सप्लेन दैट। किसके लिए? सेटल्ड एरिया के लिए, जो बसे हुए क्षेत्र थे, निवास जगत के लिए इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया। तो हेरोडोट्स के बाद में प्लेटो आते हैं। प्लेटो के बारे में हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, उनका योगदान ज्योग्राफी में क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल बेसिकली आप जानते हो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, और उनकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल बुक भी है, बुक का नाम पॉलिटिकल है। तो अरिस्टोटल ने भूगोल के अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी है जो नेट में हर बार पूछ लिया जाता है, मेट्रोलॉजी का। मेट्रोलॉजी का किसने लिखी? अरिस्टोटल ने लिखी। और अरिस्टोटल वाज फर्स्ट हु डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेटिक जोन और 5 जोन। अरिस्टोटल ने 5 जोन में बांटा, पहले व्यक्ति थे। अभी तक पीछे हमने जो किए हैं, चाहे हिकेटियस हो चाहे हेरोडोट्स हो, इन्होंने 3-3 जोन में पृथ्वी को बांटा था। इन्होंने 5 जोन में बांटा और मेट्रोलॉजी का पुस्तक इन्होंने लिखी। जिस प्रकार से आइक्यूनेरी वर्ड का इस्तेमाल किया हेरोडोट्स ने निवास जगत के मैप के लिए, बसे हुए क्षेत्रों के लिए, हेरोडोट्स ने पिछले, हम अभी देख रहे थे पीछे, आइक्यूनेरी वर्ड का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार अरिस्टोटल ने एक्यूमीन वर्ड का इस्तेमाल किया। इन्होंने एक्यूमीन का मतलब बताया कि वो बसे हुए क्षेत्र जहाँ पे निवास स्थान पाया जाता है। एक्यूमीन टर्म इन्होंने इस्तेमाल किया। अरिस्टोटल वॉज फर्स्ट हु टोल्ड इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन आर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 5 जोन का डिवीजन करते हुए ये बात कही कि जो विषुवत रेखीय प्रदेश है और ध्रुवीय क्षेत्र है वो मनुष्य के निवास के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि वहां पे सीवियर क्लाइमेट पाई जाती है। इनको, अरिस्टोटल को फर्स्ट टेलियोलॉजिस्ट ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक के बारे में हम 4-5 क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखें। आगे आता है थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स ने वनस्पति भूगोल की नींव डाली, वेजिटेशन ज्योग्राफी के फाउंडर माने जाते हैं ये। इन्होंने बताया कि किस प्रकार वेजिटेशन और रिलीफ में आपस में संबंध पाए जाते हैं, पहले व्यक्ति थे ये। फर्स्ट हु कॉल्ड हिमसेल्फ ए ज्योग्राफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी पीछे के स्कॉलर हुए, प्री हिस्टोरिक पीरियड हो,
ग्रीक हो, रोमन्स हो, जर्मन्स हो, किसी ने भी अपने आप को भूगोलवेता नहीं कहा। इन्होंने कहा कि आई एम द ज्योग्राफर। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हाँ मैं भूगोलवेता हूँ। इसी के साथ आता है इरेटोस्थनीज, बहुत बड़ा नाम है ज्योग्राफी के कंट्रीब्यूशन में। अभी तक हम भूगोल कह रहे थे, भू प्लस गोल, भूमि गोल है, यहाँ पे आभासिक और भ्रामिक शब्द मानते हम इसको। ज्योग्राफी जो वर्ड है, जियो प्लस ग्राफी, द अर्थ डिस्क्रिप्शन। तो पहली बार ज्योग्राफी वर्ड का इस्तेमाल इरेटोस्थनीज ने किया, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी टर्म भी कहा जाता है। ये फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर की उपलब्धि दी जाती है। इनको कहा जाता है कि ये फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर थे। उसका मूल कारण क्या था, क्यों कहा गया कि फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर है ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी के सरकमफ्रांस को मापा, और इन्होंने पृथ्वी का जो सरकमफ्रांस बताया 24,760 माइल्स बताया। ईसा पूर्व इन्होंने पृथ्वी का जो सरकमफ्रांस माप के बताया था वो 24,760 बताया। बट एक्चुअल कितना है, जो एक्चुअल है आज के मॉडर्न आंकड़ों के अनुसार भी हम बात करें, पृथ्वी का जो सरकमफ्रांस है वो 25,000 माइल्स है। बट इरेटोस्थनीज ने 24,760 बताया। कहीं बहुत अधिक नजदीक आंकड़े इरेटोस्थनीज ने दिए। इस प्रकार की कैलकुलेशन के लिए, इस प्रकार के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के इस्तेमाल के लिए इन्हें फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर भी कहा जाता है। ये फादर ऑफ जियोडेसी भी कहे जाते हैं। ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। भूगणित के पिता कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने भूगोल में गणितीय विधियों के इस्तेमाल पर बल दिया। ये फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी भी है क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी को सिस्टमैटिक अध्ययन के रूप में विकसित किया। इरेटोस्थनीज ने वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जोन में बांटा। जिस तरह से पीछे अरिस्टोटल ने 5 क्लाइमेटिक जोन में बांटा था, उसी तरह से इरेटोस्थनीज ने भी पृथ्वी को 5 क्लाइमेटिक जोन में बांटा। 5 क्लाइमेटिक जोन में हम कह सकते हैं, इसके बाद में हम मैप के माध्यम से समझाएंगे। इनकी एक और बहुत फेमस पुस्तक है ज्योग्राफी का स्ट्रैबो ने भी लिखी है और ज्योग्राफी का इरेटोस्थनीज ने भी लिखी है। तो यहाँ पे आप बड़े ध्यान से इसको देखें। इरेटोस्थनीज की फेमस पुस्तक है ज्योग्राफी का। आगे आता है पोलिबियस फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड थे, भौतिक भूगोल में इनकी विशेष रुचि थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इरोजन के प्रोसेस के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से नदी अपनी वैली का निर्माण स्वयं करती है, किस तरह से हाउ द स्ट्रीम ग्रेड देयर वैलीज। ये पहले व्यक्ति थे इसके बारे में बताने वाले। अब हम देखते हैं कि जो इरेटोस्थनीज ने 5 क्लाइमेटिक जोन बताए हैं वो किस प्रकार हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया पृथ्वी के ऊपर यह इक्वेटोरियल रीजन है। एक इक्वेटोरियल के बाद में इन्होंने बताया टेम्परेट 1, 2, 3, फिर इन्होंने बताया पोलर 4 और 5। ये पोलर के लिए इन्होंने टोरिड शब्द का इस्तेमाल किया है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और इक्वेटोरियल जोन। इक्वेटोरियल की जगह ट्रॉपिकल भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में। तो ये इन्होंने 5 जोन के बारे में भी बताया। पोलिबियस के बाद आता है हिपार्कस और पोसिडोनियस। होमर से लेकर पोसिडोनियस तक ग्रीक के रहेंगे और ग्रीक के साथ साथ स्ट्रैबो, टोल्बी, पोम्पोशियस, मेला और प्लिनी रहेंगी। तो हम ग्रीक एंड रोमन्स कर देते हैं इसको, क्योंकि रोमन्स में हमारे पास केवल 4 हैं। स्ट्रैबो है, टोल्बी है, पोम्पोशियस, मेला और प्लिनी है। लेकिन होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस, सिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरिस्टोटल, थियोफ्रिड्स, इरेटोस्थनीज, पोलिबियस, हिपार्कस और पोसिडोनियस, ये सारे ग्रीक ज्योग्राफर आते हैं। तो अब हम देखते हैं हिपार्कस फाउंडर ऑफ मैप प्रोजेक्शन है। मैप प्रोजेक्शन की शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने 2 प्रकार के प्रोजेक्शन के बारे में बताया। इन्होंने बताया ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक, 2 प्रकार के प्रोजेक्शन की इन्होंने खोज की थी। इन्होंने एक नॉन जो स्टार्स हैं 850 तारों की एक सूची बनाई थी, कैटलॉग इन्होंने तैयार की थी। ये फर्स्ट व्यक्ति थे हिपार्कस जिन्होंने सबसे पहले 850 तारों की सूची तैयार की। इन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटा। इन्होंने विश्व का पहला लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैप भी तैयार किया। इन्होंने एक एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया, जिससे क्या होता है, जिस प्रकार से एनेक्सिमेंडर ने नोमोन का किया था, सन डायल क्लॉक थी, सन के एंगल को चेक करती थी। एस्ट्रोलैब भी एक प्रकार का यंत्र है जिसकी खोज हिपार्कस ने की। एस्ट्रोलैब से होता क्या है, एस्ट्रोलैब ध्रुव तारे के कोण को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुव तारे की दिशा और कोण को मापा जाता है एस्ट्रोलैब से। तो ये हिपार्कस का योगदान है। इसी के साथ आता है पोसिडोनियस। पोसिडोनियस ओशनोग्राफी के फादर कहे जाते हैं।
इन्होंने इनका जो इंटरेस्ट था, इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो ओशिनोलॉजी थी, ओशनोग्राफी थी। ओशनोग्राफी पे इन्होंने काम किए, फादर ऑफ ओशनोग्राफी है। इन्होंने टाइड्स के बारे में अध्ययन करने वाले पहले भूगोलविदा थे। यदि क्वेश्चन आ जाता है हु वाज फर्स्ट टू स्टडी अबाउट और टू इलाबोरेट अबाउट द टाइड्स, टाइड्स में स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड सब आ जाता है। स्प्रिंग और नीप टाइड के बारे में अध्ययन करने वाले पहले पोसिडोनियस थे। टाइड्स के बारे में अध्ययन करने वाले सबसे पहले पोसिडोनियस थे। पोसिडोनियस ने यह भी कहा था कि ज्वार भाटे के आने का मूल कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्व बल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो टाइड्स आते हैं उनका मूल कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्व बल है, ये भी इनके द्वारा कहा गया। तो हिपार्कस के बाद पोसिडोनियस, यहाँ तक सभी ग्रीक ज्योग्राफर्स आ जाते हैं। अब हम इसी के साथ साथ देख लेते हैं ग्रीक के साथ रोमन्स। रोमन्स में स्ट्रैबो है, टोलमी है, पोम्पोसियस मेला है, प्लिनी है। स्ट्रैबो ने सबसे पहले एंशिएंट ज्योग्राफी में रीजन का कॉन्सेप्ट दिया। प्रदेश की जो संकल्पना है सबसे पहले प्रस्तुत की प्राचीन भूगोल में किसने? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो ने एक पुस्तक भी लिखी ज्योग्राफिका में PHIKA है। जो ज्योग्राफी का पुस्तक स्ट्रैबो ने लिखी वो उसके 17 वॉल्यूम है। उसका जो पहला वॉल्यूम है, ज्योग्राफी का जो पहला वॉल्यूम है वो कॉन्टिनेंट्स की स्टडी के बारे में है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में। और जो 17वां चरण है, 17वां वॉल्यूम है वो अफ्रीका के बारे में है। यह जो ज्योग्राफी का है, यह वर्ल्ड की पहली पुस्तक है जिसमें प्लेस एंड पीपल्स के वर्ल्ड वाइड डिस्क्रिप्शन है। पूरे विश्व को इसमें दर्शाया गया है, किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार का स्थल है। इसलिए ज्योग्राफी का पुस्तक जो स्ट्रैबो ने लिखी है, इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी का सारा समावेश इसके अंदर आता है। इन्होंने स्ट्रैबो ने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस कहा। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में दे दिया जाता है। ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस हु शेड, किसने कहा? स्ट्रैबो ने कहा कि यह तो एक चित्र वर्णनी है जिसमें चित्रों का अध्ययन किया जाता है। और स्ट्रैबो ने टेरा इनकोग्निटा का कंसेप्ट भी दिया। इन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस कहा ज्योग्राफी को, तो ये स्ट्रैबो का अध्ययन था। स्ट्रैबो पहले ज्योग्राफर थे जिन्होंने ज्योग्राफी के प्रत्येक ब्रांच का वर्णन करने की कोशिश की। इसी के साथ एक और बड़ा नाम आता है टोलमी, यहाँ पे पी साइलेंट है। टोलमी ने बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी जिसका नाम था अल्माजेस्ट। अल्माजेस्ट एक बेहतरीन पुस्तक मानी जाती है। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी द ज्योग्राफी एंड अल्माजेस्ट। इनकी दो बड़ी पुस्तक हैं। द ज्योग्राफी में 8 वॉल्यूम है, 8 वॉल्यूम है, जिस तरह से स्ट्रैबो की पुस्तक ज्योग्राफिका में 17 वॉल्यूम थे। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ टेरा इनकोग्निटा दिया। टेरा इनकोग्निटा है क्या? जो अज्ञात विषय है, मतलब उस समय में पूरे विश्व की जानकारी नहीं थी, कुछ अज्ञात अननोन भूखंड थे जिनके बारे में इन्होंने एक मूवमेंट करके कंसेप्ट दिया, जिसे टेरा इनकोग्निटा कहा जाता है। टोलमी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानचित्र के ऊपर बंगाल की खाड़ी को दिखाया, बंगाल की खाड़ी का वर्णन किया। और एक और इन्होंने पुस्तक लिखी प्लैनेटरी हाइपोथेसिस भी टोलमी के द्वारा लिखी गई। तो स्ट्रैबो और टोलमी का बहुत बड़ा योगदान है ज्योग्राफी के अंदर। ये बड़े रोमन्स ज्योग्राफर माने जाते हैं। इनके बाद में आता है पोम्पोसियस मेला और प्लिनी। पोम्पोसियस मेला ने बड़ी पुस्तक लिखी जिसका नाम था डी कोरोग्राफिया पुस्तक पोम्पोसियस मेला ने लिखी, जिसमें वहां के लोकल जो रोमन्स का जो लोकल वहां पे प्रीवियस है उसके बारे में ये एक्सप्लेन करती है। इसी के बाद आता है प्लिनी की बेहतरीन पुस्तक है हिस्टोरिकल नेचुरली, हिस्टोरिया नेचुरली कहते हैं। हिस्टोरिया नेचुरली पुस्तक इन्होंने लिखी प्लिनी की ये बेहतरीन पुस्तक है, पेपरों में पूछ ली जाती है। पोम्पोसियस मेला की डी कोरोग्राफिया है, जबकि रोमन्स में स्ट्रैबो और टोलमी का बहुत ज्यादा योगदान है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, स्ट्रैबो और टोलमी का जो रहने का जो वातावरण था और इनका जो शिक्षा का वातावरण था वो ग्रीक से बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो ये ग्रीक रोमन कहे जा सकते हैं। रोम के ग्रीक प्रीवियस के अंदर इनके ऊपर अधिक शिक्षा ग्रहण की, इनके ऊपर अधिक प्रभाव दिखाई दिया। तो स्ट्रैबो और टोलमी का अध्ययन कहें हम ग्रीक के अध्ययन को आगे बढ़ाता है। तो ग्रीक में होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर सब आते हैं।
और रोमन्स में स्ट्रैबो, टोल्मी, पोम्पोसिस, मेला और प्लिनी आते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने कोशिश की ग्रीक कंट्रीब्यूशन को ज्यादा हाईलाइट करने की। इसके साथ साथ हमने इसी के साथ ऐड कर दिया रोमन कंट्रीब्यूशन। रोमन कंट्रीब्यूशन में स्ट्रैबो, टोल्मी, मेला और प्लिनी का नाम आता है। तो ये ज्योग्राफिकल थॉट का सेकंड लेक्चर था। पहले लेक्चर में हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा, दूसरे लेक्चर में हमने ग्रीक एंड रोमन के बारे में पढ़ा, अगले लेक्चर में हम अरब्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका सही से अध्ययन करते रहें। पूरी तरह से इस लॉकडाउन में आप ज्यादा से ज्यादा समय अध्ययन करें, अपने आप को ज्ञानवर्धन कीजिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो यूजीसी नेट की नई तिथि जल्दी से घोषित कर दी जाएगी। तो ये जो अपना टॉपिक था ये यूजीसी नेट के लिए तो बहुत ज्यादा की और माइलस्टोन का काम करता है, जबकि इसके अंदर एचटेट और डीएसएसबी में और किसी भी प्रदेश के पीजीटी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तब तक आप सभी सेफ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।